हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। अगर आपने अभी तक डी आई एस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली डू दैट। आप लोग जो है डी आई एस को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए। तो आज का जो बच्चों टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये काफी बर्निंग टॉपिक भी है इसलिए, और ट्रेंडिंग टॉपिक भी है इसलिए क्योंकि ये चर्चा में है, ये लगातार न्यूज में है। क्योंकि भारत में एक लंबे समय से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पर जो है मुद्दे चले आ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती रह रही हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द रिजर्वेशन, आरक्षण को लेकर के। क्या जो 50% का कैप है उसे एक्सीड करने की जरूरत है या नहीं? सवाल ये उठता है कि जो 50% का कैप जो हमने रिजर्वेशन के लिए, जो कि ऑलरेडी क्या है निर्धारित है, क्या उसको बढ़ाने की आवश्यकता है? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समस्याएं रिजर्वेशन को लेकर के आ रही हैं, जिसके कारण ये रिजर्वेशन का जो मामला है वो फिर से क्या हो चुका है, चर्चा में आ चुका है। तो आइए, इसके पहले कि हम लोग इस पर और हम लोग डीप एनालिसिस करें, सो नाउ हैव अ लुक अबाउट दिस कि क्या है ये पूरा का पूरा मुद्दा, और इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है आज के इसमें। हाँ जी, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें। रिजर्वेशन एंड इक्वालिटी इन इंडिया, यानी भारत में आरक्षण और समानता के संदर्भ में क्या मुद्दा है ना? आरक्षण और समानता। देखिए, सिंपल सी बात जो आपको सबसे पहले समझना है कि दैट रिजर्वेशन का क्या तात्पर्य है। देखिए, रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि वो लोग जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, या फिर जो कि सोशली, इकोनॉमिकली, है ना, अगर ये बैकवर्ड हैं या फिर इन तक अभी तक विकास नहीं हो पाया है, तो उनको रिजर्वेशन का मेनली पर्पस ये होता है कि इनको उस धारा से जोड़ना, और उसके बाद जो है उनके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इससे क्या हो सके, एक बेहतर मौका मिल पाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इंडिया में, स्पेशली इन इंडिया, व्हाट वी कैन सी कि आरक्षण पे हमेशा क्या रहा है, डिबेट रहा है कि नहीं आरक्षण जो है देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अच्छा, आरक्षण के दायरे में कौन आएंगे, किनको किनको रखा जाए, क्या आरक्षण में जो लोग अभी हैं जिनको दिया जा रहा है, क्या उनमें से कोई वर्ग ऐसा है जो काफी क्या हो चुका है, अपलिफ्ट हो चुका है, या वो क्रीमी लेयर में कन्वर्ट हो चुका है बट नाउ स्टिल दे आर इन रिजर्वेशन कैटेगरी। ये भी उठते रहे हैं मुद्दे। तो अलग अलग सवाल और अलग अलग इस पे प्रश्न उठते रहे टाइम टू टाइम। अब आते हैं अभी हाल फिलहाल की कौन सी घटनाएं घटी हैं जिसके कारण अगेन रिजर्वेशन इज इन न्यूज, यानी फिर से रिजर्वेशन चर्चा का विषय बना है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे, आइए महाराष्ट्र का एक न्यूज है जिसमें हम लोग एक नजर डालेंगे। दैट इज द मराठा कम्युनिटी। ओके, इन महाराष्ट्र, ये जो मराठा समुदाय हैं महाराष्ट्र के, celebrated after the state government accepted demands for providing Kunbi caste, ये ध्यान रखिएगा, certificates, making them eligible for reservation benefits in the OBC, यानी other backward classes category. This reflects ongoing discussions and developments regarding reservation policies in India. यानी अभी हाल ही में हम लोग क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें कुनबी सर्टिफिकेट जो है दिया जाएगा। और ये कुनबी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि ये वो वर्ग हैं जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं, या कृषि से संबंधित क्या है, ये वो समुदाय हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। और ये उस समय पर जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं, स्पेशली कि ये लोग क्या थे, ये लोग कृषि का काम करते थे। बाद में आप क्या देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे मराठा सेना वगैरह में ये लोग यहाँ पर उसमें क्या हुए, जुड़े, उससे जुड़े सेना में, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अभी इनको लेकर के ऑलरेडी महाराष्ट्र में ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा था, प्रॉपर मूवमेंट चला मराठा कम्युनिटी के द्वारा। ओके, और यहाँ पे जो इनके लीडर जरांगे जी, इनके माध्यम से ये कहा गया कि नहीं, हम लोगों को ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो मिलना चाहिए, यानी हमारा जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, हमें ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ओबीसी स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि हम भी आरक्षित हो सके और हमें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो अभी जैसा कि अभी इसमें न्यूज एक ये भी है कि जो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट हम मराठा कम्युनिटी के उन लोगों को देंगे जो हैदराबाद गजट में ऑलरेडी क्या है, मेंशन है।
क्योंकि अंग्रेजों से रिलेटेड जो स्पेशली अगर कहा जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स था दैट इज नॉट अवेलेबल, सो दैट्स वाई इनका कहना है कि जो हैदराबाद गजट्स में जिनके भी नाम है उनको हम मराठा कम्युनिटी के वैसे लोगों को हम कुनबी सर्टिफिकेट देंगे। कुनबी इट मीन्स कि हम लोग उनको जो है ये बेसिकली वो वर्ग हैं जो कृषि समुदाय से क्या है या कृषक समुदाय से संबंधित है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो इनको एक तरह से अगर कहा जाए तो ये किस में कैटेगराइज होने वाले हैं, ओबीसी में। अब सवाल यहाँ पर आता है कि ये डिस्कशन ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर के होने लग गई है कि भाई जो हमारी आरक्षण की जो नीति है उसको लेकर अगर बात किया जाए कि जो है आरक्षण को लेकर के जो हमारा कैप है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो 50% का कैप है उसके जो उसके अपर जो मामला जा रहा है या फिर ये उससे बियॉन्ड पहुंच चुका है। तो आखिर इस तरह के जो कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं ऐसे में क्या करना उचित होगा और क्या ये 50% का कैप अब वाकई में कारगर है या नहीं है, है ना? और क्या इस 50% के कैप को अब अलग अलग राज्यों में या फिर अलग अलग लीडर्स के द्वारा इसको डिनाई किया जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? अब देखिए यहाँ पे देखते हैं जो जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड रीसेंट डेवलपमेंट। तो आपने मराठा का देखा, महाराष्ट्र में देखा कि अभी जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ऐसा ही कुछ अभी बिहार में भी देखने को मिला। अब आइए देखते हैं कि बिहार में ऐसा क्या देखने को मिला भाई, रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड रिसेंट डेवलपमेंट। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन बिहार प्लीज टू इंक्रीज रिजर्वेशन 85% इफ इलेक्टेड। यानी बिहार में अभी चूंकि चुनावी दौरा चल रहा है ऑलरेडी बिहार में, जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर ऑलरेडी विधानसभा चुनाव है। अब इस चुनाव के दौरान कुछ लीडर्स का ये कहना है कि हम आपको 85% हम रिजर्वेशन कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बातें की जा रही हैं यानी कहीं पर ये 75% क्रॉस करने जा रहा है, कहीं पर यहाँ पर ये 85% तक पहुंचने वाला है किसी राज्य में, तो क्या ये सही है? क्या रिजर्वेशन की ये जो नीति है कि भाई आप बड़े लेवल पे सबको रिजर्व कैटेगरी में अगर रख रहे हैं तो क्या ये एक तरह से चुनावी जो है एजेंडा है या फिर ये जनता को खुश करने का एक तरीका है या वास्तव में इसका लाभ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या होगा इसका यहाँ पे? तो अब आते हैं, आइए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज नोटिफाइड यूनियन गवर्नमेंट अबाउट अ पिटीशन डिमांडिंग क्रीमी लेयर सिस्टम फॉर शेड्यूल्ड कास्टेज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस पर क्योंकि अभी कई बार ये सवाल उठता है कि कई सारे ऐसे जो है यहाँ पर जो अगर बात करें यहाँ पे कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं कि एससी और एसटीज में जिनका क्या हो चुका, अपलिफ्टमेंट हो चुका है, लेकिन स्टिल दे आर इन, अभी तक वो क्या है यहाँ पर, अभी तक वो रिजर्व्ड कैटेगरी में है और क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा उन्हें या फिर ये वो लेना नहीं चाहते हैं। तो ये एक समस्या देखने को आ रही है। तो अभी रिजर्वेशन पे अगर बात किया जाए सो व्हाट वी कैन सी दैट डिफरेंट थिंग्स ऑलरेडी जो है ऑलरेडी चल रही हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे यहाँ क्या है, ओके, स्पेशली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 15 और 16, सो एज पर द आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दीज गारंटी इक्वालिटी टू ऑल। यानी यहाँ पर अनुच्छेद 15 और 16 के माध्यम से सभी को क्या मिल रहा है यहाँ पर, समानता की बात, सभी के लिए समानता, यानी ऑल आर इक्वल citizens and allow for special provisions to add socially and educationally backward classes including OBCs, SCs and STs। देखिए OBCs यानी जो यहाँ पर देखा जाए अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसमें खास तौर से उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं जो सोशली यानी सामाजिक रूप से क्या है यहाँ पर आपको सामाजिक या फिर शैक्षणिक रूप से वो क्या है यहाँ पर जो है पीछे हैं, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी यहाँ पर आई। करंट रिजर्वेशन स्टेटस अभी देखा जाए भारत में कि सेंट्रल लेवल पे क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी जो आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में वो है आपको 27%, एससीज जो हैं वो है 15%, एसटीज जो हैं वो है 7.5% और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वो है आपको 10%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आप सबको पता होगा कि जब नई सरकार का गठन हुआ तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है ये कैटेगरी बना कि इसमें ये हुआ कि जो अपर वर्ग हैं उनके यहाँ भी ठीक है वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इकोनॉमिकली रूप से तो वो पिछड़े हैं। और ये प्रॉपर हमारे संविधान में क्या ऑलरेडी ये चीजें हैं कि भाई सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यू कैटेगरी बना यहाँ पर ईडब्ल्यूएस। कई दिनों से इनकी मांग हो रही थी कि नहीं इन्हें यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सबकी स्थिति बहुत अच्छी है, उन्हें भी उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि यानी ये सारे जो बात अब निकल करके आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके अपने डिमांड्स हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या वादे किए जा रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर के। तो ये जो डिबेट है यहाँ देखेंगे, द डिबेट ऑन द 50%, हाँ जी, द डिबेट ऑन द 50% रिजर्वेशन कैप has been reignited with petitions and political demands pushing for higher quotas and subcategorization of benefits। यानी जो 50% का जो मामला हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, सो व्हाट वी कैन सी, 50% आरक्षण सीमा पर बहस पुनः शुरू हो गई। यही कारण है तथा याचिकाएं और राजनीतिक मांगे अधिक कोटा और लाभों का उपवर्गीकरण की मांग कर रही हैं। यानी जो मोस्ट ऑफ जो पिटिशंस हैं उसमें यह डिमांड किया जा रहा है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, बेनिफिट्स मिल सके। तो डिबेट फिर से 50% रिजर्वेशन कैप पर आ चुका है कि क्या ये 50% का जो कैप है उसे एक्सीड कर देना चाहिए, क्योंकि जो पिटिशंस आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल डिमांड्स है, जैसा आपने देखा अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या है, यहाँ पर इलेक्शंस कहीं पर है तो कुछ अलग बड़े वादे इरादे कर दिए जा रहे हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं हम आप सबको लाभ देंगे। भाई जनता तो ये सोच रही है कि ये बहुत आसान है, तभी ये पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कह रहे हैं। तो क्या ये सब जो है, ये जो हम देख पा रहे हैं, क्या ये इतना आसान है या वास्तव में इसे करने की जरूरत है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली रिसेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, एज द कॉल ऑफ 85% रिजर्वेशन इन बिहार coupled with the petitions before the Supreme Court seeking creamy layer provisions for SCs and STs highlight the complexity of balancing affirmative action with constitutional guarantee equality। यानी अभी आपसे मैंने क्या कहा कि ये मुद्दे भी कई दिनों से उठ रहे हैं कि जो SC ST के जो वर्ग हैं उनके में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है। उसके अलावा बिहार में ऑलरेडी डिमांड किया जा रहा है कि 85% क्या करना है, यहाँ पर रिजर्वेशन की बात हो रही है कि 85% रिजर्वेशन किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो हम देख रहे हैं, जो हाल के जो ये जो कंडीशंस हैं और जो आरक्षण की मांग यहाँ उठ रही है, इन सब ने मिलकर के जो हमारी संवैधानिक गारंटी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है संवैधानिक गारंटी, सभी के लिए क्या है, समानता, और खासतौर से वो वर्ग जो हाशिए पर हैं उन या जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनके लिए एक जो है उनको रिजर्वेशन या आरक्षण दे करके उनकी स्थिति को क्या करना, बेहतर बनाना। तो ये सब जो है ना, यानी कि अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मामले जो हैं, जो विशेषकर अगर ये कहा जाए कि जिस तरह से अलग अलग समुदाय के द्वारा मांग उठ रही है, तो समस्या ये कि जो एक लिमिटेशंस है कि भाई इतना तक ही रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसे तो अगर देखा जाए तो फिर लगभग पूरे भारत में अगर कहा जाए तो सभी के सभी ये कहेंगे कि हाँ मुझे भी जो है रिजर्वेशन चाहिए, मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए। भाई लाभ किसको पसंद नहीं है? तो क्या ये रिजर्वेशन अब 100% कर देना चाहिए, क्या ये 85% कर देना चाहिए, या 50% से आगे ले जाने की जरूरत है? जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर, हाँ जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ 15 और जो आर्टिकल 16 है उसमें ऑलरेडी ये बातें मेंशन की गई हैं। तो ये समानता के लिए देखिए, रिजर्वेशन जब कहते हैं ना कि क्यों रिजर्वेशन कोई पॉलिसी लाई गई, वो इसलिए लाई गई ताकि सभी को बराबरी से क्या मिल सके, यहाँ पर मौका मिल सके, कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह पाए। ओके लेकिन अब आते हैं यहाँ पर कि रिजर्वेशन के संदर्भ में, यानी की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन द कैप को लेकर के कि क्या कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। तो यस ऑफ कोर्स, जैसे कि बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 हेल्ड दैट रिजर्वेशन शुड बी विद इन रीजनेबल लिमिट्स एंड कैप्ड एट 50%। यानी बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1962, यह निर्णय दिया गया है कि आरक्षण जो है वो उचित सीमा के भीतर होनी चाहिए और इसकी अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं कि किसमें यह कहा गया कि जो मैक्सिमम लिमिट है ऑफ रिजर्वेशन शुड बी 50% कैप्ड, ये 50% कैप्ड होना चाहिए, इससे ज्यादा इसको एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। अब उसके साथ साथ यहां देखेंगे स्टेट वर्सेस केरला, वीएनएम थॉमस opened the door for the sustainability equality, observing that the reservations are not an exceptions but an extension of equality। यानी इस मामले में केरल बनाम जो है एनएम थॉमस जो मामला हुआ, इसमें ये प्रॉपर निर्णय दिया गया कि आरक्षण जो है कोई अपवाद नहीं है बल्कि समानता का एक विस्तार है और इससे मौलिक समानता के द्वार क्या होते हैं, खोले जाते हैं। तो लेकिन ये एक चीज समझिएगा, ये बिल्कुल सही है कि इससे मौलिक जो है समानता के द्वार खुलेंगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, अगर ये 50% से एक्सीड करता है तो क्या होगा?
है ना, सवाल ये उठता है। और क्या हम सही और जो जिनको हमें आरक्षण देना चाहिए, क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 जो है, जिसमें अपहेल्ड द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा, क्लैरिफाइंग दैट 50% लिमिट अप्लाइड टू बैकवर्ड क्लासेस नॉट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जनहित अभियान बनाम भारत संघ में 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा बरकरार रखा गया, और यह स्पष्ट करते हुए कि 50% की सीमा पिछड़े वर्गों पर लागू होती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर नहीं। ओके, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2024, 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। जो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, अ 7 जज बेंच emphasized दैट नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग क्रीमी लेयर प्रिंसिपल फॉर एससीज एंड एसटीज ऑल्सो। तो ये मामले तो ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं कि भाई जो है हमें एससीज एसटीज जो हैं उनमें क्रीमी लेयर को डिफाइन करने की जरूरत है, और इसे एक बार फिर से चेकआउट करना होगा। अब पूरा का पूरा जो मुद्दा यहाँ सामने ये आता है, चूंकि आपने ये समझा कि यहाँ रिजर्वेशन दिया जा रहा है 50%, हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। आखिर रिजर्वेशन जो है 50% जो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसको लेकर के अलग अलग राज्यों में क्यों कहा जा रहा है कि इसे बढ़ा दिया जाएगा, इसे एक्सीड करने की जरूरत है। तो ये तो हुई सारी बातें कि रिजर्वेशन को लेके आपने अलग अलग बातें देखी। सो नाउ लेट्स कम टू द अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन, कि क्या होगा भविष्य, है ना। अगर हम लोग जब हम रिजर्वेशन पे बात करते हैं तो हमें कुछ मुद्दों पर सोचने की आवश्यकता है, दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहाँ देखेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ फंडामेंटल राइट, एंड इंक्रीजिंग रिजर्वेशन टू 85% में इन्फ्रिंज ऑन दिस राइट। सिंपल सी बात है कि जो 85% की बात ये कर रहे हैं कि हम आपको 85% क्या करेंगे, रिजर्व करवा देंगे या रिजर्वेशन दिलवाएंगे। ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार है कि भाई विधि के समक्ष जो है, या फिर इक्वालिटी यानी सभी के साथ समानता की बात की जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम 85% तक अगर इसे ले जाते हैं तो ये हमारे जो अधिकार होते हैं, जो अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं से इन्फ्रिंज करेगा राइट्स को। तो ये उस मामले में जाकर के ये उचित नहीं ठहर पाएगा। सब कैटेगराइजेशन अमंग ओबीसी बेस्ड ऑन द रोहिणी कमीशन रिपोर्ट एंड सेंसस डेटा इज क्रूशियल। तो इसीलिए जरूरी है कि सब कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओबीसी बेस्ड ऑन द जो रोहिणी कमीशन उसके बेस पर, और सेंसस डेटा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एज यू नो कि 2011 के बाद हमारा सेंसस नहीं हो पाया था, बिकॉज 2011 के बाद 2021 में सेंसस होना था, जनगणना होनी थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये नहीं हो पाया। तो अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है अभी जो 26-27 में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये फिर से जो है जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा आएंगे सेंसस के, फिर उसको ध्यान में रख करके डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ये अच्छा एक पहल हो सकता है। proposed 2-tier reservation system might prioritize more marginalized section within SCs and STs। तो इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि जो proposed 2-tier reservation system अगर लाया जाए यहाँ पे, तो इसमें जो प्रायोरिटीज जो होनी चाहिए वो जितने marginalized section है, मार्जिनलाइज जैसे इसमें कहा जाता है कि जो SC ST वर्ग हैं वहां पर भी ऐसे समुदाय हैं, ऐसे वर्ग हैं, ऐसे कैटेगरी हैं जिनके पास अभी तक उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है। बट जरूरी है कि उनको भी इस बेनिफिट के दायरे में लाया जाए। तो उनको भी क्या करना होगा, हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव आर एसेंशियल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ यूथ गिवन लिमिटेड पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि देखिए अगर ये कहा जाए कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, ओके, तो रिजर्वेशन के नाम पे लोग इसलिए भी बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं कि भाई हमको सरकारी नौकरी में फायदे मिलेंगे, या ये अगर आप देखेंगे तो क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के कोई फायदे हैं, आप मुझे ये बताइए। तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर सब क्या हो गया, सारे मामले एक जैसे हैं, फिर यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल, चूंकि गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया बेसिकली ये क्या एक सिक्योरिटी की ओर इंडिकेट करता है कि नाउ यू इफ यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब इट मींस यू आर मोर सिक्योर। क्योंकि प्राइवेट को लेकर के अगर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में या भारत में अभी उस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो माइंडसेट है, लाइक अगर प्राइवेट सेक्टर में आप हैं तो अचानक से आप क्या हो जाएंगे, फायर कर दिए जाएंगे, आपके पास रैंडमली आपके पास क्या हो जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि नाउ यू आर फायर्ड। तो इसको लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो किए जाने चाहिए
वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। यही कारण है कि लोगों का आकर्षण किस तरफ ज़्यादा हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, है ना। वो ज़्यादा कीन इंटरेस्ट रखते हैं किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको इतने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि लोग उसकी तरफ भी क्या हो, अट्रैक्ट हो। और खास तौर से जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है या जो इनिशिएटिव्स है, ताकि लोग क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, और उनके पास स्किल होगा तो वो कहीं ना कहीं से अपने लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएंगे और क्रिएट भी कर पाएंगे। यू कैन सी दैट स्टार्टअप इज वन ऑफ देम। स्टार्टअप जो कल्चर नाउ अभी इंडिया में चल रहा है, तो स्टार्टअप उसी में से है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोशिश किया जाए तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ले करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस ओर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। The need for comprehensive policy discussion post 2027 census to address the diverse needs, aspirations of India's population regarding reservations policy। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि 2027 की जो जनगणना होने वाले हैं, उस जनगणना में हम लोगों को ज़रूरी है कि जो भी डाइवर्स नीड है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उस पर क्या करें, फोकस करें। और उससे हमारे पास एक डेटा सामने आएगा कि कहाँ किसकी क्या कंडीशन है, एंड आफ्टर दैट हम उस पर क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग जो है में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिस्कशन करना होगा, चाहे कि 2027 के सेंसस के बाद, यानी कि जब ये सेंसस हो जाए तो उसके बाद जो भी जनसंख्या है उनके आंकड़ों के आधार पर और जनसंख्या में किन की क्या कंडीशन, उस बेस पर कुछ बेहतर रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं वो लिए जा सकते हैं या फिर बनाए जा सकते हैं। तो रिजर्वेशन को लेकर के इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि ये जो मुद्दा उठ रहा है, इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ाना होगा। बिकॉज देखिए है क्या कि इसमें अलग अलग जो वर्ग हैं, जो समुदाय हैं, जिनके डिमांड्स हैं कि हमें रिजर्वेशन कैटेगरी में लिया जाए, तो ये चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में जो भी कैटेगरी बने हुए हैं, जो भी हैं, तो क्या वो जो है उसको और रिवाइव करने की ज़रूरत है, या इसमें हम और से और वो कैटेगरीज को रखें जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं। सो दीज ऑल टॉपिक्स शुड बी डिस्कस। इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम लोग क्या करें, इसको डिस्कस किया जाए और इसको ध्यान से, इसके डेटा, एक बेहतर डेटा जो है वो क्या हो सकते हैं यहाँ पे सामने लाए जा सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें जातिगत जनगणना काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि कास्ट सेंसस जो है, जैसे कि कुछ राज्यों में कास्ट सेंसस भी हुआ, तो कास्ट सेंसस के माध्यम से जो है अलग अलग इनके संदर्भ में पता चल पाया कि उनके क्या कंडीशन है। बट कुछ जगहों पे इसको लेके अपोज भी किया गया, क्योंकि कास्ट सेंसस पे सबका मत एक नहीं है। सबका कहना है कि नहीं, ये कुछ जगहों पे ये भी कहना है कि नहीं, दिस इज नॉट गुड अप्रोच। कुछ का कहना है कि नहीं, ये कम से कम पता तो चल पा रहा है कि एटलीस्ट ये कहाँ कहाँ ये जो है ऑलरेडी जो है ये अपने कार्य कर पा रहे हैं, या इनको कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो इसके भी क्या है, पक्ष और विपक्ष है। लेकिन इन सब के परे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि 50% का जो रिजर्वेशन कैप है ना, जो ऑलरेडी क्या है आपका यहाँ पे फिक्स है, तो जो अब तक चला आ रहा है, जिसमें अब डिमांड हो रहा है कि इसको अब अलग अलग जगह पे इसको हम बढ़वा देंगे या फिर हम इसको इनहांस करेंगे, एक्सीड करेंगे, तो ये कहाँ तक सफल हो पाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा, ठीक है ना। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में आपने देखा कि अलग अलग क्या चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अब तक देखिए है क्या कि अब तक जो है, जो एक क्राइटेरिया जो एक फिक्स है, बहुत मैटर ये करता है कि जो क्राइटेरिया एक फिक्स है उसका जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ के साथ अगर सरकार कुछ ऐसी नीति बनाती है तो फिर उसके साथ भी चलना क्या हो जाएगा, आपको उसके साथ फिर हम जो है पब्लिक जो है फिर उस आदेश पर या फिर उस नीति के साथ चलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है और आने वाले समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस पर क्या रुख रहेगा। सो एवरीथिंग जो है उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से रिजर्वेशंस के डिमांड बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ये लगातार जो है मुद्दा और भी अलग अलग विषयों को लेकर के बढ़ने वाला है, या फिर आने वाले समय में रिजर्वेशन के 50% कैप को लेकर के जो है किस तरह से हम लोग, अभी हमने बात किया कि 2027 का जो सेंसस है उसके बाद जो है एक बार डेटा को या हमारी जो भी पॉलिसीज है जो बनेगी उसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है इन सब पे। तो चलिए डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए, बने रहिए दिया IAS के साथ। धन्यवाद।